गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक इम्पोर्टेंट है मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है। इसमें से जो निम्न में से जो राशि कम होती है मकान किराया भत्ते की करमुक्त राशि होती है। ए है संबंधित अवधि के लिए जो भी आपको मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है। बी है यदि आप मकान कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या दिल्ली में से किसी स्थान पर है तो उस दशा में वेतन का हम 50% लेंगे। इसी बी का सेकंड पार्ट है अन्य किसी स्थान की दशा में वेतन का 40% लिया जाएगा। सी पॉइंट में हम देखते हैं संबंधित अवधि के वेतन के 10% से अधिक किराए के रूप में व्यय की गई राशि अर्थात चुकाया गया वेतन, चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। उपरोक्त तीनों राशियों में से जो राशि सबसे कम होगी वही कर्मचारी को प्राप्त वास्तविक किराए भत्ते में से घटा दी जाएगी और जो शेष रकम बचेगी वह कर योग्य वेतन में जोड़ दी जाएगी। यदि तीन राशियों में सबसे कम राशि ऋणात्मक हो तो ऐसी दशा में ऐसा वाक्यांश सी में संभव है तो संपूर्ण भत्ता कर योग्य हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वह आपका जो मकान किराए भत्ते की राशि है उस भत्ते में से गैस किया जाएगा और बाकी बचा हुआ आपको कर योग्य होगा। और यदि थर्ड सी की दशा में आपके माइनस आता है तो आपका पूरा ही मकान किराया जो भत्ता है वह कर योग्य हो जाएगा जब कर मुक्ति आपको नहीं मिलेगी। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों को कई वर्षों तक मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के अलावा महंगाई वेतन के नाम से भी कुल पारिश्रमिक का एक भाग दिया जाता रहा है। विभाग ने परिपत्र क्रमांक 90 दिनांक 26/6/1972 द्वारा यह स्पष्ट किया था कि मकान किराया भत्ते का कर मुक्त भाग ज्ञात करने के लिए इसे वेतन में सम्मिलित किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को उसके द्वारा किए गए बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन दिया जाता है तो कमीशन की राशि को भी इस आशय के लिए वेतन ही माना जाएगा और वेतन में शामिल किया जाएगा। उपरोक्त ए से सी में वर्णित राशियों की गणना उस अवधि के लिए ही की जाती है जिस अवधि के लिए कर्मचारी का मकान किराए पर लिया गया है। यदि कोई कर्मचारी अपने स्वयं के मकान में रहता है अथवा किसी ऐसे मकान में रहता है जहां उसे किराया नहीं देना पड़ता है अथवा देय किराया वेतन के 10% से कम है तो उस परिस्थिति में भत्ते की संपूर्ण राशि वेतन में सम्मिलित की जाएगी। इस प्रकार वह पूर्णतया कर योग्य होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? यदि कर्मचारी किराए पर नहीं रहता है, वह स्वयं के मकान में रहता है तो भत्ते की पूरी राशि कर योग्य होगी। वेतन के बदले लाभ। धारा 17(3) के अनुसार निम्न भुगतान वेतन के बदले लाभ के रूप में कर योग्य होते हैं। करदाता को उसकी नौकरी से हटाने पर या नौकरी की शर्तों में परिवर्तन करने पर अपने नियोक्ता से जो भी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है तो वह राशि वेतन के बदले लाभ के रूप में कर योग्य होती है। सेकंड पॉइंट है करदाता को अपने वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता से कोई भी भुगतान आदि प्राप्त होता है तो वह भी कर योग्य होता है। यदि यह राशि नियोक्ता ने व्यक्तिगत भेंट के रूप में दी है तो इसे वेतन के बदले लाभ में शामिल नहीं करेंगे और इस प्रकार यह भेंट कर मुक्त होगी। करदाता को प्रोविडेंट फंड या अन्य फंड में से अपने वर्तमान या पूर्व के किसी नियोक्ता के द्वारा कोई भुगतान प्राप्त होता है। इसमें कर्मचारी का स्वयं का अंशदान और उस पर ब्याज शामिल नहीं किया जाएगा। वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से करदाता को महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत यदि कोई राशि जिसमें कि ऐसी पॉलिसी के संबंध में आवंटित बोनस राशि भी शामिल है तो यह राशि भी कर योग्य होगी। करदाता को ऐसे किसी व्यक्ति से प्राप्त या कोई राशि जहां सेवा प्रारंभ करने से पूर्व अथवा ऐसे व्यक्ति की यहां सेवा समाप्त होने के बाद प्राप्त हुई हो तो ऐसी एक मुश्त राशि भी प्राप्त हो सकती है तो अन्य प्रकार से भी प्राप्त हो सकती है। तो अपवाद वेतन के स्थान पर लाभ में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाएगा। मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी की जो राशि प्राप्त होती है, पेंशन की एक मुश्त जो राशि प्राप्त होती है, छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि है, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति है, वैधानिक प्रोविडेंट फंड से भुगतान है, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से भुगतान है, अनुमोदित
सुपर एनुएशन फंड से भुगतान है और मकान किराया भत्ता है। उपरोक्त राशियां निश्चित सीमा तक ही वेतन के स्थान पर लाभ नहीं मानी जाती है। जिस सीमा तक इन राशियों को वेतन के स्थान पर लाभ नहीं माना जाता है उस सीमा तक ये राशियां कर से मुक्त होती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी के संबंध में निम्न प्रावधान है। फर्स्ट, सरकार, स्थानीय सत्ता एवं सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेजुएटी। यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों को प्राप्त मृत्यु एवं निवृत्ति ग्रेजुएटी एवं सुरक्षा सेवाओं सदस्यों को नवीन पेंशन संहिता के अनुसार प्राप्त निवृत्ति ग्रेजुएटी पूर्णतः करमुक्त होती है। वैधानिक निगम के कर्मचारी इस श्रेणी में नहीं आते हैं। सेकंड पॉइंट है, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1973 के तहत यदि प्राप्त ग्रेजुएटी होती है तो इसके अंतर्गत ग्रेजुएटी के रूप में भुगतान की जाती है। वह इस प्रकार है, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन, मौसमी कारखानों की दशा में 7 दिन का वेतन शामिल किया जाएगा। 6 माह से अधिक की अवधि को इस आशय के लिए 1 वर्ष मान लिया जाता है। अथवा ख पॉइंट है 20 लाख। क और ख दोनों में से जो कम है, यदि कोई नियोक्ता उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार ही अपने कर्मचारी को ग्रेजुएटी का भुगतान करता है तो कर्मचारी के लिए प्राप्त संपूर्ण राशि आयकर से मुक्त होती है। परंतु अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि यदि कर्मचारी नियोक्ता से वाक्यांश क में ज्ञात राशि से अधिक ग्रेजुएटी दिए जाने का अनुबंध कर सकता है। यदि कर्मचारी ने उपरोक्त वाक्यांश क से ज्ञात राशि से अधिक ग्रेजुएटी के रूप में राशि प्राप्त की है तो यह अतिरिक्त राशि कर मुक्त नहीं होगी। इस प्रकार ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त राशि इस प्रकार होगी। निम्न 3 दशाओं में से न्यूनतम राशि कर मुक्त होगी। ग्रेजुएटी की वास्तव में प्राप्त की गई राशि। बी पॉइंट है अधिकतम 20 लाख रुपए। सी पॉइंट है प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन और 6 माह से अधिक की सेवा को 1 वर्ष मान लिया जाएगा। इन 3 दशाओं में से जो न्यूनतम राशि होगी वह कर मुक्त होगी। इसका मतलब मैक्सिमम आप 20 लाख रुपए तक ही कर मुक्त ले सकते हो। इस अधिनियम की अन्य व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं। यह अधिनियम सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कारखानों, बागानों, खानों, बंदरगाहों, रेल कंपनियों, ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो सभी पर लागू होता है। यदि किसी प्रतिष्ठान में एक बार ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम लागू किया जाता है तो बाद में उस प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो जाती है तब भी यह अधिनियम ही लागू रहेगा। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के लिए वेतन से आशय ऐसे वेतन से है जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होता है परंतु कोई बोनस या अन्य भत्ता शामिल नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट है, 15 दिन के वेतन की गणना कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर की जाएगी। प्रतिदिन या 1 दिन का वेतन उस माह के वेतन में 26 दिन का भाग देकर ज्ञात किया जाएगा। प्रतिदिन का औसत वेतन इक्वल टू अंतिम आहरित वेतन। इसमें हम मूल वेतन और महंगाई भत्ते को अपन शामिल करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 26 से, फिर वह हमारा एक प्रतिदिन का वेतन आ जाएगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।